Okay, students, today we are going to discuss a test of chapter 13, 14, 15 and 16 of book 2. So, let's discuss. The first MCQs is that carboxyl group in a carboxylic acid can be replaced by hydrogen by heating the acid with. कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसके H को आपने रिप्लेस करना है बाय H बाय हीटिंग द एसिड विद, आपके पास ऑप्शन है जिंक एंड HCl। जिंक और HCl के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिड्यूस नहीं होता इनटू H। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप CO को CH2 में चेंज कर सकते हैं लेकिन COOH को H में चेंज नहीं कर सकते। सोडा लाइम, इट कुड बी एन ऑप्शन। ब्रोमीन एंड कंसेंट्रेटेड एक्वस अल्कली, ये भी ब्रोमीन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करता है, COOH को CH में चेंज नहीं करेगा। सो योर ऑप्शन इज C। अब देखिएगा कैसे C है। आप लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है, ऑप्शन C है। चैप्टर 8 में पढ़ रखा है आपने प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का एक तरीका ये होता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हो विद सोडा लाइम। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हो तो जो COONA ग्रुप होता है वो CH में चेंज हो जाता है। सोडा लाइम जो है ना, ये आपके पास सपोज मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, जब मैं सोडा के साथ रिएक्शन करूंगा तो फर्स्ट इट विल बी चेंज्ड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इन द सेकेंड स्टेप इट विल बी CH3COONA। इसका जब सेकेंड स्टेप में रिएक्शन होगा सोडा लाइम के साथ तो ये जो COONA ग्रुप है ये इसकी जगह पे H आ जाएगा। आप इसको इस तरह से कीजिए तो याद रहेगा, CH3 COONA प्लस NaOH, ये वाला जो पोर्शन है ये बीच में से निकल जाएगा और ये बन जाएगा Na2CO3। तो ये जो COOH वाला पार्ट था उसकी जगह पे H आ गया, एल्केन की फॉर्मेशन होगी Na2CO3। नंबर 2, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज कॉल्ड। जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो दो चीजें बनती हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से। उनमें से एक चीज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और एक अल्कोहल, और सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो सोप्स होते हैं। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोप्स, तो इसलिए इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। सो ऑप्शन इज डी। देख लीजिए, ये मेरे पास एक एस्टर है RCOOR प्राइम। जब मैं इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा बेस के साथ, तो बेस के साथ हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, RCOOH बनेगा, और ये जो R वाला पार्ट है ये OH से कंबाइन करके इट विल फॉर्म ROH, R प्राइम OH। तो यहां पर RCOONA और R प्राइम OH, तो यहां पर R की जगह पे Na आ गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर सोप्स। ये सोप होते हैं और इसलिए रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन कहते हैं। नंबर 3, द प्रोडक्ट C ऑफ द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन की सीरीज है कि जिसमें मिथाइल साइनाइड है और मिथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब जैसे जैसे आप रिएक्शन को देखते जाएं, आप सॉल्व भी करते जाएं उसको, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस जब होती है तो इट इज चेंज्ड इनटू COOH। तो आप साथ साथ प्रोडक्ट लिखते जाएं, CH3COOH। उसके बाद वो उसका रिएक्शन कर रहे हैं NH2 के साथ,
तो NH3 के साथ, जब NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का NH3 के साथ रिएक्शन होता है तो अमोनियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3COO और उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो उसको हीट कर रहा है। तो जब आप हीट करोगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट CH3COONH2, ये अमाइड बन गया। तो अब आप देखें कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि द प्रोडक्ट C ऑफ द रिएक्शन इज, तो C स्टेज के ऊपर हमारे पास अमाइड की फॉर्मेशन हुई है। सो ऑप्शन इज एसिटामाइड, डेल्टा ऑप्शन। नंबर 4, इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज, ग्लाइसिन आपको पता है अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये है CH, R की जगह पर भी ग्लाइसिन में H होता है, NH3 पॉजिटिव और COO माइनस। तो ये ग्लाइसिन इस तरह से ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज, बेस का काम क्या होता है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो अब COO माइनस और NH3 पॉजिटिव में से कौन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, COO माइनस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो COO माइनस ग्रुप इज बेसिक। और जो प्रोटॉन लूज कर सकता है ग्रुप वो एसिडिक होता है। तो NH3 पॉजिटिव कैन लूज प्रोटॉन टू अ बेस, सो ये ग्रुप एसिडिक है और ये वाला ग्रुप बेसिक है। दिस ग्रुप इज बेसिक एंड दिस ग्रुप इज एसिडिक। तो ग्लाइसिन के अंदर जो COO नेगेटिव ग्रुप है दैट इज बेसिक, योर ऑप्शन इज D। नेक्स्ट 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन। लैक्टिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि ये 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, सो दिस इज नॉट एन अमाइनो एसिड। जबकि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन ये सारे क्या हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं। सो योर ऑप्शन इज अल्फा। और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स जो हैं एसिडिक वो होते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। अमाइनो एसिड्स एसिडिक वो होते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। और वो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप वाले अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये 2 एसिडिक अमाइनो एसिड है। और ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं वो बेसिक होते हैं। और याद रखिएगा कि 3 अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको हम बेसिक की कैटेगरी में शामिल करते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं 3। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर। ये वही क्वेश्चन आ गया 6, तो आपको एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड का पता होना चाहिए। यहाँ पर ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन और लाइसिन आपके पास ऑप्शन है, तो डेल्टा इज योर ऑप्शन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये बेसिक है। नंबर 7, सेलुलोज इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, हमने पढ़ा था कि सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सो ऑप्शन इज बी। 8, nylon 66 is a strong crystalline fiber due to the presence of intermolecular forces which are, nylon 66 में अमाइड लिंकेजेस होते हैं और अमाइड लिंकेज क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH जो लिंकेज है इसको अमाइड लिंकेज कहते हैं। तो चूंकि नाइलॉन के अंदर CO ग्रुप कार्बोनल ग्रुप भी मौजूद होते हैं और NH ग्रुप भी मौजूद होते हैं, तो ये कार्बोनल ग्रुप और NH ग्रुप जो है दे कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं नाइलॉन के अंदर वो वेरी स्ट्रांग होती हैं। सो ऑप्शन इज ए। 9, नाइलॉन 66 इज अ पॉलीएमाइड ऑफ,
नाइलॉन 6,6 जो है वो आपको पता है 2 मोनोमर्स से मिलकर बनता है, हमने पढ़े थे हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें सी ऑप्शन है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है। नंबर 10, which one is a homopolymer? A homopolymer is one which is made up of similar monomeric units. बेकेलाइट हमने पढ़ा था कोपोलिमर है, नाइलॉन 6,6 हमने पढ़ा था कोपोलिमर है, टेरिलीन आपको बताया था पॉलिएस्टर को कहते हैं, ये भी कोपोलिमर है, एथिलीन ग्लाइकोल और बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोपीन, तो इस नियोप्रीन की फॉर्मेशन में चूंकि 1 रिपीटिंग यूनिट है सो इट इज अ होमोपोलिमर नियोप्रीन। तो जो आपके पास ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी डेल्टा। तो नियोप्रीन जो है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरोप्रीन, ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। तो क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन की फॉर्मेशन होती है। स्टार्च कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन। ग्लूकोज स्टार्च को डिटेक्ट नहीं कर सकता। प्रोटीन्स इन ब्लड, प्रोटीन्स जो होती हैं वो स्टार्च के साथ कोई कलर नहीं देती। प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए आप जो है वो निनहाइड्रिन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दे गिव डीप ब्लू और वायलेट कलर विद निनहाइड्रिन। तो प्रोटीन्स के लिए हम निनहाइड्रिन यूज करते हैं, डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। अमाइनो एसिड्स भी निनहाइड्रिन के साथ डीप ब्लू कलर देते हैं। आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन, आपको बताया था कि जो स्टार्च है वो मिक्सचर होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का, और अमाइलोज जो होता है वो आयोडीन के साथ डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। सो आयोडीन की मदद से आप स्टार्च को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्च कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्रेसेस ऑफ आयोडीन। क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ कलर प्रोड्यूस करेगा, सो स्टार्च को आप यूज कर सकते हो आयोडीन को ट्रेस करने के लिए, या आयोडीन को यूज कर सकते हैं स्टार्च को ट्रेस करने के लिए। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच डिफर फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो ग्लूकोज इन तीनों से डिफरेंट है क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है और बाकी तीनों डाइसैकेराइड्स हैं। सो ऑप्शन इज फॉर 12 द ऑप्शन इज ए ग्लूकोज। 13, which enzyme hydrolyzes ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड किसे बोलते हैं? फैट्स को या ऑयल्स को। और फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस कौन करता है? लाइपेज एंजाइम फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस करता है। तो जब आप फैट और ऑयल की हाइड्रोलिसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम तो फैटी एसिड बनता है और साथ में ग्लिसरोल बनता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। सो एंजाइम कौन सा यूज होगा? लाइपेज। 14, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। अब ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सोप बनता कैसे है। सोप आप बनाते हो बाय द रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल। फैट और ऑयल react with 3 moles of NaOH तो आपके पास सोप की फॉर्मेशन होती है। तो चूंकि इसमें बेस यूज होती है रिएक्शन में और बेस जो है वो सोप के अंदर भी रह जाती है, इसलिए जो सोप का सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। 15,
लोअर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर. सो ट्रोपोस्फियर. 16 एनहाइड्रस अमोनिया कंटेन्स नाइट्रोजन. हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स में कि जो अमोनिया है उसके अंदर 82% नाइट्रोजन होती है. सो चार्ली ऑप्शन. आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया. तो 82% नाइट्रोजन है तो बाकी हाइड्रोजन होगी 18%. 17 रिड्यूसिंग स्मोक कंटेन्स हाई कॉन्टेंट्स ऑफ. तो रिड्यूसिंग स्मोक के अंदर आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड की हाई कंसेंट्रेशन होती है. सो आपके पास ऑप्शन बनेगा सी. 18 विच क्रोमियम इज वन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट. आपको वाटर की पॉल्यूशन में एक बात बताई थी कि जो लेदर टैनरीज होती हैं, लेदर टैनरीज जो हैं वो क्रोमियम सॉल्ट्स को यूज करती हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैनिंग. अब जो क्रोमियम सॉल्ट है उसको वो अपने वेस्ट वाटर में से रिमूव भी करते हैं सम टाइम और सम टाइम नहीं भी करते. तो रिमूव करने के लिए वो क्रोमियम जो आयन होता है उसको चेंज करते हैं इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव को अल्कलाइन मीडियम में प्रेसिपिटेट करके रिमूव किया जा सकता है. जो क्रोमियम 6 होता है उसको 3 में चेंज करते हैं. तो जो क्रोमियम 6 है वो कार्सिनोजेनिक होता है. तो विच क्रोमियम इज वन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट? क्रोमियम 6. बीटा ऑप्शन. 19 ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया अमोनिया रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस. यूरिया और अमोनिया ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया अमोनिया रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं. अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है. C डबल बॉन्ड विथ O, NH2 ONH4. दिस इज अमोनियम कार्बामेट. समटाइम आपसे रेशो भी पूछ ली जाती है कि किस रेशो में रिएक्ट करते हैं. तो 2:1 की रेशो में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, अमोनियम कार्बामेट बनते हैं. योर ऑप्शन इज बी. 20 द कलर ऑफ द पल्प्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कमर्शियल पल्पिंग. जब आप पल्पिंग करते हैं, पल्प बनाते हैं वुड से, तो वुड के अंदर लिग्निन कंपाउंड्स होते हैं और ये जो लिग्निन कंपाउंड हैं इनकी वजह से जो पल्प होती है वो ब्राउन कलर की होती है. तो इस लिग्निन को रिमूव करना ज़रूरी होता है अगर आपने वाइट पल्प बनानी है राइटिंग पेपर के लिए. तो लिग्निन जो है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ पल्प्स. डेल्टा ऑप्शन. नेक्स्ट इज 21 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड. मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको याद रखने का तरीका बताया था. NPK कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर. तो अगर आप पहले ही ग्रुप को देख लें तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों शामिल होते हैं. सेम इज द केस विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. उसमें भी बोरॉन होता है, नॉन मेटल है, और उसमें जिंक भी है जो कि मेटल है. सो दोनों के अंदर मेटल और नॉन मेटल्स मौजूद होते हैं. सो ऑप्शन इज सी. 22 अ रोटरी क्लेन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में आप रोटरी क्लेन का यूज करते हो और रोटरी क्लेन जो है उसमें आप हीट करते हैं स्लरी को, और रोटरी क्लेन जब रोटेट कर रही होती है तो जो स्पीड ऑफ रोटेशन होती है वो 1 to 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है. सो ऑप्शन इज ए. 23 क्लोरीनेशन ऑफ 23 सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ डाइऑक्सिन्स. हम इंडस्ट्रियल हैजर्डस जो वेस्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, उनकी इंसिनरेशन करते हैं और इंसिनरेशन से ऐश प्रोड्यूस होती है. इंसिनरेशन कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है लेकिन हमें करना पड़ता है टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट. तो इंसिनरेशन में जो ऐश बनती है उसके अंदर डाइऑक्सिन्स होते हैं और डाइऑक्सिन्स कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं.
तो यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ डाइऑक्सिन्स, अ क्लास ऑफ कार्सिनोजन कंपाउंड्स इज इंसिनरेशन। जो ऐश होती है उसके अंदर ये डाइऑक्सिन्स होते हैं। सो ऑप्शन इज सी। 24, क्लोरीनेशन ऑफ रॉ वाटर कंटेनिंग ह्यूमिक एसिड। अगर वाटर के अंदर ह्यूमिक एसिड होगा तो क्लोरीनेशन से क्लोरोफॉर्म बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज अ लिवर कार्सिनोजन। तो क्लोरीनेशन ऑफ रॉ वाटर कंटेनिंग ह्यूमिक एसिड रिएक्ट विद HOCl टू प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म, बीटा ऑप्शन। 25, रेजिडेंस टाइम ऑफ NO इन द एटमॉस्फेयर इज 4 days, हमने डिस्कस किया था। 26, द मिनिमम pH ऑफ अनपॉल्यूटेड रेन वाटर इज, रेन वाटर की pH 5.6 तक हो सकती है और 5.6 से 5 तक एसिडिक रेन होगी और ट्रूली एसिडिक जो रेन होगी वो लेस देन 5 होगी pH उसकी। इफ मोलर मास ऑफ अ लिपिड इज 1000, 27, if molar mass of a lipid is 1000 gram per mole, its sponification number will be। स्पोनिफिकेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्पोनिफिकेशन नंबर इज इक्वल टू 168,000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। स्पोनिफिकेशन नंबर 27, स्पोनिफिकेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे 168,000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 168,000 डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको गिवन है 1000, तो 3 zeros से कैंसल, 168 स्पोनिफिकेशन नंबर होगा। ऑप्शन इज बीटा फॉर 27। 28, कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनेगर रिक्वायर्स। वाइन अल्कोहल है और विनेगर एसिटिक एसिड है। विनेगर जो होता है, विनेगर इज 3 to 6% एसिटिक एसिड सोल्यूशन। तो अल्कोहल को एसिड में अगर आपने चेंज करना है, इथाइल अल्कोहल को CH3CH2OH, इसको आपने चेंज करना है CH3COOH, यानी कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ वो कम करके ऑक्सीजन के साथ बनाने हैं। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज होते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है, तो आपको अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन इज बी। 29, विच फिल्स द इंटरस्टाइसिस रिजल्टिंग इन हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। तो आपको बताया था 2 कंपाउंड्स बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि इंटरस्टाइसिस को फिल करता है। एंड सो ऑप्शन फॉर 29 इज सी। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो जिनमें नाइट्रेट होते हैं, वो सारे सॉइल को एसिडिक बनाते हैं एक्सेप्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम नाइट्रेट। याद रखें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम, इनके नाइट्रेट्स के अलावा डू नॉट मेक सॉइल एसिडिक। तो कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम के नाइट्रेट सॉइल को एसिडिक नहीं बनाते, बाकी के जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। सो अमोनियम नाइट्रेट सॉइल को एसिडिक बनाएगा, अल्फा ऑप्शन। यूरिया जो है ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, लेकिन ये सॉइल को एसिडिक नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि और जब भी यूरिया को यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर तो लाइमिंग सॉइल की एडवाइजेबल नहीं होती। सो दैट इज ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।